BuzzFeed.com. तो आ गए हमारे ज्ञान के पुजारी, मंदिर खुलने से पहले ही हर बार की तरह। अरे कितनी पंक्चुअलिटी रखोगे तुम लोग। इतनी पंक्चुअलिटी तो हमारे ज़माने के प्रोफेसर भी नहीं रखा करते कि टाइम पे लेक्चर पे आ जाए पढ़ाने के लिए, और तुम हो कि लेक्चर शुरू होने से पहले ही यहाँ पे ज्ञान की गंगा को खरीदने आ जाते हो। अरे शर्म वरम है कि नहीं स्टूडेंट के नाम पे। कैसे धब्बे हो स्टूडेंट के नाम पर तुम लोग। चलो अपना लास्ट टाइम का लेक्चर फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ का कंटिन्यू करते, सेकेंड पार्ट। अरे ये कौन नमूना बीच में फ़ोन कर रहा है लेक्चर के बीच में, अभी देखता हूँ इसको। सर मैं अरविंद बोल रहा हूँ। वो आपने जो पिछली बार वो लंबी वाली डेफिनेशन कराई थी ना, तो उसका कुछ एप्लीकेशन तो होगा जो इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन हमको याद करने को बोल रहे हो। और एप्लीकेशन के साथ साथ उसको काम क्या पड़ता है ये तो बता दो सर, ताकि हमें पता चले कि कितना पढ़ना है उसे, या फिर नहीं पढ़ना है या छोड़ देना है। तो थोड़ा सा एग्जांपल करा दो और एप्लीकेशन बता दो सर उसके, तो अच्छा रहेगा। तो एल्विन के हिसाब से पिछली बार जो दो प्रॉपर्टी हमने देखी थी लास्ट क्लास में, लंबी डेफिनेशन वाली, यानी सरफेस टेंशन और कैपिलैरिटी, भाई आप लोग को उसका एप्लीकेशन और एग्जाम्पल समझने हैं। तो चलो उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो ये उसकी डेफिनेशन जो आपने पिछली बार देखी थी कि किसी भी सरफेस के मॉलिक्यूल पर एक अंदर की तरफ खींचता हुआ फोर्स लगता है जो सरफेस पे, ताकि मिनिमम सरफेस एरिया आ जाए, वो हमारी सरफेस टेंशन थी। या फिर दूसरी डेफिनेशन कि उसके सरफेस पे लगता हुआ टेंसाइल फोर्स, कि ऐसा सरफेस जो लिक्विड और गैस के बीच का हो, या फिर ऐसे दो लिक्विड्स के बीच का हो जो मिक्स ना हो सके, और वो सरफेस तब एक टेंशन के अंदर मेंबर की तरह एक्ट करना चाहिए। और पिछली बार मैंने कहा था कि याद करके उसका यूनिट लिख लेना भाई, न्यूटन पर मीटर है, और ये उसका फॉर्मूला है भाई, टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ। जैसी डेफिनेशन वैसा ही फॉर्मूला, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कैपिलैरिटी तो याद रहेगा ही, ये डेफिनेशन छोटी थी, इसमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। और ये इसका फॉर्मूला जो डिराइव करना हो तो आपकी मर्जी, आप कर सकते हो कि H यानी कैपिलैरिटी राइज और फॉल इक्वल टू 4 टाइम्स सिग्मा यानी सरफेस टेंशन कॉस थीटा बाय गैमा डी। तो भाई इसके अंदर जो थीटा है वो है भाई हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट विथ ट्यूब, यानी कि हमारा जो फ्लूइड है ट्यूब इमर्स करने पर जो कांटेक्ट एंगल बनाता है वो एंगल है हमारा थीटा, गामा है हमारा स्पेसिफिक वेट। और एक नोट आपको याद रखना है कि पानी यानी वाटर का थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 डिग्री होता है, और मर्क्यूरी यानी Hg के लिए कांटेक्ट एंगल थीटा 140 डिग्री होता है। इस फिगर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा थीटा है मर्क्यूरी का 140 डिग्री है और वाटर का अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री है। तो इतना तो मैंने रिवाइज करा दिया है। और इसका एप्लीकेशन आपको सिंपल बता देता हूँ भाई, कि आपने कभी देखा होगा कि मच्छर पानी पे चलता है, तो कैसे चलता है भाई, सिंपल रीज़न है, क्योंकि उसके पैर लंबे हैं तो वो लेंथ बढ़ा ले रहा है अपने पैर की, और जो टेंसाइल फोर्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है, यानी सरफेस टेंशन का जो स्ट्रेंथ है उससे कम फोर्स लगाकर वो उस पर अपना कांटेक्ट बना देता है इस तरह से कि वो पानी में डूबे ना। तो उसके थोड़े से एप्लीकेशन और भी है हमारी सरफेस टेंशन के, वो है भाई प्रेशर इंटेंसिटी कैलकुलेट करना अलग अलग कंडीशन के अंदर। तो भाई पहला है कि एक पानी की बूंद, एक बूंद की कीमत तुम क्या जानो पानी की। भाई हम तो जानते भाई, फ्लूइड मैकेनिक इंजीनियर है, बहुत जानते एक बूंद की कीमत, 3-3 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर। तो पहले हम देखते हैं प्रेशर इंटेंसिटी को एक पानी के बूंद के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं, सरफेस टेंशन की मदद से। तो ये फिगर आप जो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये एक पानी की ड्रॉप है जिसको हम काट कर देख रहे हैं। तो अब ये बहुत ही कॉमन लल्लू पल्लू बात है भाई, कि सरफेस टेंशन का मुझे फोर्स चाहिए, यानी वो जो टेंसाइल फोर्स था वो मुझे कैलकुलेट करना है भाई। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला था टेंसाइल फोर्स डिवाइड बाय लेंथ। तो मुझे टेंसाइल फोर्स चाहिए, तो मैं सरफेस टेंशन से लेंथ को मल्टीप्लाई करूंगा। अब यहाँ पे लेंथ क्या है, तो
ऑब्वियस बात है बाब, ये बहुत ही बेसिक मैथ्स है जो आपको 10th में भी आना चाहिए। नहीं आया तो फिर से 10th की एग्जाम दे दो भाई। कि पानी की बूंद को काट दूंगा तो मुझे सर्कल मिलेगा, और सर्कल की सरफेस अगर मैं देखने जाऊं तो उसके पेरीमीटर पे मुझे सिर्फ सरफेस मिलेगी वाटर ड्रॉपलेट की, और बाकी का अंदर पूरा जो एरिया है वो मेरा प्रेशर वाला एरिया है। नहीं, वहाँ पे पानी भरा हुआ है, वहाँ पे प्रेशर लग रहा है, वहाँ पे कोई टाइप की सरफेस नहीं है। इसलिए मेरी जो सरफेस है वो सर्कल की पेरीमीटर पर लग रही है, वो है पाई डी, और सरफेस टेंशन है मेरा सिग्मा। अब अगर मैं बात करूं प्रेशर फोर्स की, तो प्रेशर का फॉर्मूला था भाई फोर्स बाय एरिया, तो मुझे वो फोर्स चाहिए, प्रेशर का फोर्स, तो प्रेशर इंटू एरिया करना पड़ेगा। तो एरिया यहाँ पे क्या है, सर्कल का एरिया, पाई/4d², और प्रेशर है स्मॉल p, यानी हमारी प्रेशर इंटेंसिटी। तो अब इन दोनों को बैलेंस करने से मुझे कोई भी अननोन वैल्यू मिल सकती है, और क्योंकि हमारी ड्रॉपलेट जो है पानी की बूंद वो ब्लास्ट नहीं हो रही, यानी उसके अंदर जो प्रेशर है अंदर और बाहर, सरफेस पर लगने वाला और अंदर प्रेशर मारने वाला, इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, यानी दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारी ड्रॉपलेट मेंटेन रहेगी। तो सरफेस टेंशन का फोर्स इक्वल टू प्रेशर फोर्स, ये कंडीशन हमने मेंटेन की है, बैलेंस की है। तो अब इसके अंदर से मुझे प्रेशर की कैलकुलेशन करनी है, तो प्रेशर को एक साइड में रख के बाकी सबको दूसरे साइड भेज दो, और सिंप्लीफाई करने पर मुझे ये फॉर्मूला मिलेगा कि भाई P इक्वल टू 4 सिग्मा डिवाइड बाई डी। डी है मेरी पानी की ड्रॉपलेट का डायामीटर। अब भाई इसी तरह से हम पानी के बुलबुले, यानी सॉरी पानी का बुलबुला कहाँ से होगा, साबुन का बुलबुला, सोप बबल, या फिर कोई भी बुलबुला ले लो यार, तुम्हारी मर्जी, तो उसके अंदर भी हम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पानी के बुलबुले के अंदर हॉलो होता है, अंदर कोई लिक्विड नहीं भरा, सिर्फ एयर भरी हुई है, बराबर। और क्योंकि अंदर के एयर का प्रेशर बाहर की एयर के प्रेशर से अलग है, और प्लस क्योंकि हमारे बबल की थोड़ी तो थिकनेस होती है, भले तुम माप नहीं सकते, अब माइक्रोमीटर लेके कुछ भी करके माप तो नहीं सकते, मुझे पता है, लेकिन एक बात आपको कॉमन याद रखनी की, इस तरह से अगर आप बबल को काटोगे तो आपको उसकी एक अंदर की सरफेस और बाहर की सरफेस मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे पास दो सरफेस टेंशन फोर्स लग रहे हैं, दो सरफेस पर, एक बाहर की सरफेस पर और एक अंदर की सरफेस पर, लेकिन क्योंकि इनके डायामीटर में ज़्यादा फर्क नहीं है तो हम सिर्फ पेरीमीटर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सारी कैलकुलेशन वैसी की वैसी, प्रेशर तो उतना ही लगेगा जितना अंदर था। तो यहाँ पे अगर आप इसी तरह बैलेंस करोगे फोर्स को, तो आपको यहाँ पे P इक्वल टू 8 सिग्मा बाई डी की वैल्यू मिल जानी चाहिए। हाँ, अब है भाई लिक्विड का जेट। तो यहाँ पे हम कोई जेट प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, ना तो फ्लाइंग जेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिक्विड जेट की बात कर रहे हैं। लिक्विड जेट यानी आपने किसी पाइप से पानी बाहर फेंका, तो जो पानी बाहर निकल रहा है वो थोड़े टाइम तक एक ट्यूब का शेप लेता है, तो वो हमारा जेट है। तो उस जेट के अंदर क्या प्रेशर लग रहा है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, हमने उस जेट का एक क्रॉस सेक्शन लिया है, यानी जब पानी जस्ट पाइप से बाहर निकलता है तो एक सिलिंड्रिकल शेप में होता है, तो उस सिलेंडर को हम अज्यूम करके ले रहे हैं। अब हर बार की तरह इस सिलेंडर को भी हम बीच से आधा आधा काट देंगे, जैसे अभी तक हमने बुलबुले और ड्रॉपलेट के साथ शुरू किया है, वही शुरू हम इस सिलेंडर के साथ करेंगे। तो भाई अब यहाँ पे मेरे पास जो सरफेस है वो सिर्फ L लंबाई जितनी है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मैंने D क्यों नहीं लिया, तो सिंपल भाई D से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पे जो लेंथ है उस लेंथ के ऊपर हमारे सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है, बाकी जो D है वहां पर हमारा कोई टाइप का सरफेस टेंशन नहीं लगेगा, क्योंकि वो फ्री फ्लो की तरफ जा रहा है। इसीलिए सिर्फ जितनी लंबाई का हमारा जेट है उतनी लंबाई पर दोनों साइड में हमारा सरफेस टेंशन लगेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने 2L लिया है और सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब रही बात प्रेशर की, तो प्रेशर के लिए मुझे पूरा एरिया लेना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसे हम कहते हैं, वो है D इंटू L, क्योंकि यहाँ पर इस सिलेंडर को काटने पर मुझे एक रेक्टेंगल मिल रहा है, तो वो रेक्टेंगल का एरिया होगा D इंटू L, और P अपना है हर बार का। अब इसको भी बैलेंस करेंगे तो सिंपल फॉर्मूला मिलेगा P इक्वल टू 2 सिग्मा बाई डी। अब भाई ये बात हो गई सरफेस टेंशन के एप्लीकेशन की। अब जो भाई अपने नए स्टूडेंट एल्विन ने जो कहा था भाई, उसमें से एक पार्ट मैंने पूरा कर दिया भाई, एप्लीकेशन समझा दिया। अब उसके एग्जाम्पल गिनने की जो तमन्ना थी उसकी, अब उसको थोड़ा पूरा कर लेते हैं हम लोग। तो चलो थोड़ा एग्जाम्पल गिन लेते हैं। और मुझे पता है कि तुम लोग बहुत ही अच्छी याद शक्ति वाले हो कि भाई सुबह को क्या खाया था वो भी याद नहीं रहता, इसलिए थोड़ा पिछली बार की दूसरी प्रॉपर्टीज को भी मैं रिवाइज करा देता हूँ एग्जाम्पल के रूप में।
तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन उछलते हुए कि एक 5.024 लीटर का मैंने ऑयल ले लिया, तो उसका वेट 62.8 न्यूटन आया। यहाँ पे मैंने वेट कहा है, यानी मास इंटू ग्रेविटी मल्टीप्लाई करने के बाद वाली वैल्यू। तो अब आपको मांगा क्या है, वो हमारा मेन चीज़ है, क्योंकि उसी से आपको आंसर मिलेगा और वही आपके मार्क्स में आएगा। तो आपको 4 चीज़ें फाइंड करनी। पहला तो भाई वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक मास, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो सबसे पहले परंपरा के हिसाब से गिवन डेटा लिख लो भाई कि वेट 62.8 न्यूटन। अब वॉल्यूम आपको दी है भाई 5.024 लीटर, और मैंने आपको कहा था कि फ्लूइड में भाई कसम खा के बैठ जाओ तुम लोग कि यूनिट को न्यूटन और मीटर में कन्वर्ट करके ही रहना है। तो वेट तो हमारा न्यूटन में था भाई, लेकिन जो वॉल्यूम है वो लीटर में है। तो 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे 5.024 लीटर है, तो इसको सिंपली 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो हमें कहा था वेट डेंसिटी यानी गामा ऑफ ऑयल, वो आती है सिंपल वेट बाय वॉल्यूम। तो दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमें 12.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब मिल गया। ये हमारा एक आंसर आ गया। अब दूसरा, हमें ये भी पता है कि गामा बराबर रो जी होता है, और यहाँ पे हमने गामा ऑयल लिया है, तो रो ऑफ ऑयल इंटू ग्रेविटेशन, ये हमें गामा ऑयल देता है। तो इसके अंदर हमारे पास गामा की वैल्यू है और जी की वैल्यू भी है, तो बाकी क्या रहा, रो। तो यानी आपको डेंसिटी यानी हमारा जो स्पेसिफिक मास है, डेंसिटी का दूसरा नाम है, याद है ना भाई इतना तो, कि डेंसिटी यानी स्पेसिफिक मास भी उसका दूसरा नाम था। तो हमने स्पेसिफिक मास भी इस रिलेशन से फाइंड कर लिया। अब रिलेटिव डेंसिटी का मुझे याद दिलाना नहीं पड़ेगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो स्मॉल एस यानी सरफेस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू रो ऑयल बाय रो वाटर। तो डिवाइड बाय 1000 कर लो तो आपको मिल गई। अब फाइनली कब से स्पेसिफिक निकल रहा था, अब आ गया स्पेसिफिक वाला। स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी स्मॉल v इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय रो यानी रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। तो सिंपल 1274.21 को 1 से डिवाइड कर दो, यानी 1 को उससे डिवाइड कर दो, तो आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम में मिल गई। और ये 4 वैल्यू फाइंड करने के आपको 2 या 3 मार्क्स एग्जाम में मिल जाते हैं। हाँ, अब थोड़े अपने मास्टर लेवल का क्वेश्चन पे आते हैं भाई, कि एक बबल की सरफेस टेंशन हमें फाइंड करनी है जिसका डायामीटर है 20 mm और उसके अंदर का जो प्रेशर है वो है 1.2 बार। तो सबसे पहले भाई परंपरा, गिवन डेटा, पहले तो एक रफ फिगर आपको बना लेनी है कि भाई बबल है, क्योंकि ड्रॉपलेट और बबल में आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। अब बबल है और उसका डायामीटर है 20 mm, तो हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। प्रेशर इनसाइड हमें दिया है 1.2 बार, यानी प्रेशर के लिए स्मॉल p, लेकिन यहाँ पे हमें बार में दिया है, तो उसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें रिलेशन यूज करना है 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उससे हमने 1.2 को 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। अब अपना हर बार का फॉर्मूला बबल के लिए आपको याद हो जाना चाहिए कि P इक्वल टू 8 सिग्मा बाई डी। इसके अंदर हमें फाइंड क्या करना है, सरफेस टेंशन फाइंड करनी है, P फाइंड नहीं करना, सरफेस टेंशन P तो दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा उल्टा फुल्टा करो भाई, तो PD बाई 8, तो आपको सरफेस टेंशन मिल जाएगी 300 न्यूटन पर मीटर। अब ये तो भाई बहुत ही बेसिक मैथ्स है, ये भी अगर आपको नहीं आता तो भाई 7th स्टैंडर्ड में जाके बैठ जाओ, इंजीनियरिंग में तुम्हारा कुछ काम नहीं है। तो फाइनली कोई भी आंसर फाइंड करने के बाद आपको एक स्टेटमेंट डाल देना है भाई, एकदम मस्त मक्खन लगाने के लिए, कि आपने जो बुलबुला दिया गया है क्वेश्चन के अंदर उसकी सरफेस टेंशन 300 न्यूटन पर मीटर है। दैट्स इट, 2 मार्क्स आपकी जेब में। आप लोग भी सोच रहे यार कैसे कैसे एग्जाम वाले हैं, 2 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछना होता है यार। चलो अब तीसरा क्वेश्चन ये है भाई कैपिलैरिटी के लिए। तो आपको डेटा दिया है कि कैपिलैरिटी ट्यूब है जिसका डायमीटर 10 mm है, उसकी सरफेस टेंशन 0.35 किलो न्यूटन पर मीटर है और मर्क्यूरी है। इसके लिए आपको राइज फाइंड करना है।
तो पहले हमें दिया है कि मर्क्यूरी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है। बाद में दूसरा कि कैपिलरी ट्यूब का डायामीटर 10 mm है। तीसरा सरफेस टेंशन 0.35 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो इसको न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट कर दो इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई करके। तो इस टाइप का एक रफ फिगर आपको ड्रॉ कर देना है। अब क्योंकि हमें दिया गया है भाई मर्क्यूरी, तो उसी से हमें हमारा डेटा मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए टीटा एच फाइंड करने के लिए, स्मॉल एच यानी कैपिलरिटी का राइज और फॉल फाइंड करने के लिए हमें टीटा चाहिए। तो टीटा मर्क्यूरी के लिए मैंने कहा था पानी के लिए 0 होता है, मर्क्यूरी के लिए 140 डिग्री होता है। तो पहला डेटा हमें टीटा मिल गया। अब गामा यानी स्पेसिफिक वेट वो है रो इंटू जी, और मर्क्यूरी का रो 13,600 होता है। ये भी मैंने आपको याद करने को कहा था, आपने याद किया हो नहीं हो इसलिए मैंने लिख दिया। तो मुझे गामा और टीटा की वैल्यू मिल गई। अब सिंपल मुझे इस फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है, तो मुझे बूम आंसर मिल जाएगा 4 सिग्मा कॉस टीटा डिवाइड बाय गामा डी। तो सिग्मा की वैल्यू है, टीटा की वैल्यू भी है, गामा की वैल्यू भी है और डी की वैल्यू भी है। और क्या चाहिए, हो गया काम। अब यहां पर मैंने जानबूझकर एक भूल की है, लेकिन आप चाहे तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। कि आपने नोटिस किया होगा यहां पर डी की वैल्यू mm में है और ये न्यूटन पर मीटर में है, तो ये पॉसिबल है नहीं है, इसीलिए मैंने जानबूझकर ये गलत फॉर्म में लिखा है। तो आपका होमवर्क ये है कि इस एग्जाम्पल को आपको फिर से कैलकुलेट करना है। कैसे, डी को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद। तो अब इतना तो तुम लोग कर सकते हो कि डी 10 mm है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके वापस ये कैलकुलेशन खुद करना, ये तुम्हारा होमवर्क है भाई। एल्विन तुमने क्वेश्चन पूछा था, तुमको तो पहले सॉल्व करना है ये क्वेश्चन को। और हाँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन ये बताता है भाई कि आपका जो राइज बोला था यानी कितना ऊपर उठेगा, उठेगा नहीं, यहाँ पे गिर जाएगा, माइनस ये डिनोट करता है। तो यहाँ पे राइज नहीं हो रहा पर एक फॉल हो रहा है, आपका जो आंसर आएगा उतना फॉल होगा। अब वापिस से हमारा कंटिन्यू करते हैं लेक्चर, मेन टॉपिक पे अब आते हैं। कब से कंटिन्यू करता है, उस एल्विन के क्वेश्चन की वजह से इतनी देर लेट हो गया हमारा। चलो, अब की प्रॉपर्टी है भाई कंप्रेसिबिलिटी। तो अब बहुत ही सिंपल बात है, आपने कभी स्पंज बॉल को दबाया होगा ना, तो कैसे आपके हाथ में दब जाती है, लेकिन उसका वजन उतना ही रहता है। तो वजन उतना ही है लेकिन उसकी वॉल्यूम कम हो गई, यानी एक तरह से आपने उसकी डेंसिटी को चेंज कर दिया। तो उसी तरह से किसी भी फ्लूइड के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसके अंदर डेंसिटी का फेरफार आ सके एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं भाई कंप्रेसिबिलिटी। यानी एक तरह से आप उसे कंप्रेस कर सकते हो। आपने देखा ही होगा, हवा भराते जाते हो भाई, नहीं देखा तो आँख फाड़ के देख लेना अगली बार, कि कंप्रेसर पड़ा रहता है जो आपके टायर में कंप्रेस की हुई हवा भरता है। कंप्रेस मतलब क्या, कि हवा को दबा दबा के घुसड़ घुसड़ के उस सिलेंडर में भरा है ताकि वो स्पीड से आके आपके टायर में भर सके। और उसको कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है भाई कंप्रेसिबिलिटी को, कि बल्क मॉड्यूलस का आपको रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी 1 डिवाइड बाय के कर देना है। ये उसका सिंपल फॉर्मूला है। अब के आपको पता नहीं हो तो मैं वो भी सिखा देता हूँ, आपने खुद तो कभी सीखा कि ये होगा नहीं और खुद रिसर्च करोगे भी नहीं कि के कैसे फाइंड करते हैं, इसलिए के का फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ भाई, इंक्रीज इन प्रेशर डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कभी भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि किसी चीज़ को आप प्रेशर दोगे भाई छोटी ही होगी ना, तो छोटी होगी तो स्ट्रेन नेगेटिव हो आएगा। और उसका क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और कंप्रेसिबिलिटी उसका उल्टा है, तो इसलिए उसका यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। तो इस तरह से कंप्रेसिबिलिटी को आप कैलकुलेट करके आंसर लिख सकते हो। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके पहले एक बात आप दिमाग में घुसेड़ लेना कि जो लिक्विड होते हैं जैसे कि पानी, उनको कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल है, या फिर आप कह सकते हो कि उस पर फोर्स लगाओगे तो कंप्रेशन जो होगा वो बहुत ही माइनस यानी बहुत ही माइन्यूट 0 के बराबर कंप्रेशन होगा, इसलिए उन्हें हम इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, यानी उनके अंदर आप कंप्रेशन नहीं कर सकते। लेकिन गैस जैसे कि एयर, भाई अब ये तो आपने देखा ही है भाई, हमने टायर का एग्जांपल भी ले लिया कि कंप्रेस होती है, तो जितनी भी गैस होती है भाई वो सारी कंप्रेसिबल ही होती है। अब है भाई कैविटेशन।
एक बात ध्यान में रख लो भाई, कैविटेशन यानी दांत वाली कैविटेशन है कि तुम्हारे दांत सड़ गए, उस कैविटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स के कैविटेशन की। तो जब भी किसी पाइप में से या कहीं पर से भी वाटर फ्लो होता है, तो जितनी हाई स्पीड पे वाटर फ्लो होता है उतना उसका प्रेशर कम होता है। अब जैसे ही मेरा प्रेशर कम होगा, वहाँ पर कुछ बुलबुले बनेंगे, उन्हें हम कहते हैं वेपर बबल, क्योंकि वो प्रेशर कम होने की वजह से पानी वहाँ पर बुलबुले बन जाते हैं, यानी वेपराइज हो जाता है और बबल्स के फॉर्म में ऊपर जमा हो जाता है। अब ये बबल जब पानी के फ्लो के साथ हाई प्रेशर के रीजन में आते हैं, तब बूम फूट जाते हैं। और जब ये बबल फूटते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा वेपर का प्रेशर होता है, तो मेटल की सरफेस पर एक प्रेशर लगने की वजह से उसका इरोजन स्टार्ट हो जाएगा, यानी वहाँ पे छोटे छोटे खड्डे पड़ते हैं और मेटल वहाँ से घिसना स्टार्ट हो जाता है और वाइब्रेशंस भी होती है। तो इस वजह से बुलबुले फूटने से आपके मेटल के सरफेस पूरा इरोड हो जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं कैविटेशन। अब मुझे इतना तो भाई कॉन्फिडेंस है कि आप लोग दांत की कैविटेशन के साथ इसको कंपेयर नहीं करोगे। एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ कि पहले भाई पानी एकदम हाई स्पीड पे फ्लो हो रहा था, उसका प्रेशर गिर गया, वेपर प्रेशर से नीचे गिरा, इसलिए पानी वेपराइज होने लग गया। पानी वेपराइज होते हुए बबल बन गया। अब ये बबल जब हाई प्रेशर वापस रीजन में वापस पहुंचे तब फूट गए। इनके फूटने से वाइब्रेशन हुई, खड्डे पड़े और पाइप खराब हुई। तो ये थी हमारी कैविटेशन। अरे यार ये फिर से आ गया एल्विन। अब क्या सवाल है, इसको देखते चलो। सर एक और डाउट है सर। बचपन से ही हम जब 7th स्टैंडर्ड में से या तब से हम जब भी पानी ड्रॉ करते थे किसी भी तपेले में या बर्तन में, तो हमको कहा जाता था कि इस पानी को बताने के लिए डैश डैश लाइन ड्रॉ करके बताने की। तो आपने जितनी भी प्रॉपर्टी बताई उसमें से हमें ऐसा पता ही नहीं चला कि वो डैश डैश करके हम क्यों बताते पानी को। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी बाकी रखी हो तो आपने तो बता दो ना कि वो डैश डैश करके हम क्यों पानी को ड्रॉ करते थे, या फिर ऐसी कोई भी रीजन उसका आपको पता हो तो बता दो ना। तो इस बार जो एल्विन ने क्वेश्चन पूछा है भाई, बहुत ही बचकाना क्वेश्चन पूछा है यार, इतना सिंपल है यार, बच्चे को भी पता होगा क्या? तुम लोग को नहीं पता? अरे इंजीनियर के नाम पे धब्बा हो तुम लोग, इतना भी नहीं पता कि पानी को ड्रॉ करते हुए उसके अंदर छोटी छोटी डैश लाइन क्यों बनाते हैं? अरे भगवान, ऐसा बच्चे से सवाल सिखाना पड़ेगा। चलो सीखो कि पानी के डायग्राम्स के अंदर किसी भी पानी के किसी भी लिक्विड के अंदर आप डैश डैश लाइन क्यों बनाते हो। तो इस टाइप का डायग्राम आपने देखा होगा कि यहाँ पे डैश डैश लाइन से पानी बताया है। तो वही सिंपल लॉजिक है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर आप पानी के फ्लो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पानी जो फ्लो होता है वो लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर फ्लो होता है, क्योंकि उसके ऊपर शेयर फोर्स लग रहा है और वहाँ पे चिराते जाते लेयर, बहुत सारे नंबर ऑफ लेयर है। तो ये जो लाइन लाइन आप ड्रॉ करते हो ये उन्हीं लेयर्स को रिप्रेजेंट करती है कि इस तरह से लेयर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक फ्लो हो रहे हैं, और ये डैश लाइन उन्हीं लेयर को बताने के लिए आप यूज़ करते हो। और एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसमें, इससे रिलेटेड ही आपको समझा देता हूँ कि जो सबसे नीचे वाला लेयर होता है ना, यानी आपके कंटेनर के कॉन्टैक्ट में सबसे नीचे वाला, वो भाई फ्रिक्शन और एडेशन की वजह से वहीं पर फिक्स रहता है, वो कभी फ्लो नहीं होता। यानी स्टोर कंटेनर की बात नहीं कर रहा हूँ, बहते हुए पानी की बात कर रहा हूँ। तो जो सबसे नीचे वाला पानी है वो फिक्स होता है भाई, क्योंकि फ्रिक्शन लगता है, एडेशन होता है वगैरह वगैरह, इसलिए उसकी स्पीड जो है भाई 0 होती है और वो वहीं पर स्थिर रहता है। और जैसे जैसे इस लेयर से आप ऊपर जाते हो आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगती है, लेकिन दो लेयर्स के बीच में भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो लगता है भाई, कोहेशन की वजह से। पहले तो भाई दूसरा मटेरियल था तो एडेशन था, अब खुद के ऊपर ये फ्रिक्शन लगा रहा है भाई कोहेशन की वजह से। वो उसको आगे बढ़ने नहीं देता, बोलता है भाई मैं रुका हूं तो तू भी रुक, मेरे को छोड़ के कहाँ भाग रहा है। और जैसे जैसे आप इस लेयर से यानी फिक्स लेयर से ऊपर ऊपर जाओगे उस तरह आपके हर एक लेयर की स्पीड बढ़ती जाएगी, और सबसे ऊपर वाला जो लेयर होगा वो भाई टॉप क्लास स्पीड पे भागेगा। तो ये सब मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है आहा, उसको पूछने में एग्जामिनर्स को भाई टॉप लेवल का मजा आता है। एग्जाम में बार बार पूछते हैं भाई इस प्रॉपर्टी को समझाओ डिटेल में घुस के। तो उस प्रॉपर्टी के लिए ये नॉलेज आपको जरूरत है कि भाई फ्लूइड या फिर कोई भी पानी, लिक्विड, हवा लेयर बाय लेयर फ्लो होती है और लेयर्स के बीच में कोहेशन की वजह से फ्रिक्शन लगता है। तो जो अगली प्रॉपर्टी है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो है विस्कोसिटी।
या फिर आप कह सकते हैं डायनामिक विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसका सिंबल है म्यू। तो ये प्रॉपर्टी आपके एग्जामिनर्स को पूछने में बहुत मजा आता है, बहुत स्वाद लगता है उनको ये प्रॉपर्टी पूछने में। तो इसकी डेफिनेशन पहले तो सिंपल जान लो कि एक ऐसी प्रॉपर्टी फ्लूइड के अंदर कि जिसकी वजह से फ्लूइड फ्लो होते हुए शियर स्ट्रेस से होने वाले डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है। यानी कि इन शॉर्ट, जब एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर घसीटा के फ्लो होता है, स्लाइड होता है, तो उसके टाइम पे रेजिस्टेंस लगता है। ये रेजिस्टेंस है आपका विस्कोसिटी। अब ऑब्वियसली क्योंकि मैंने आपको कहा था कि पानी फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर शियर स्ट्रेस लग रहा है और वो डिफॉर्म हो रहा है, लेकिन इस डिफॉर्मेशन को रोकने वाला कोई है, वो है विस्कोसिटी। तो ऑब्वियसली इस तरह से दो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन लगेगा और उस फ्रिक्शन का माप आप विस्कोसिटी से ले रहे हो। तो दूसरी डेफिनेशन भी आप कह सकते हो कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक लेयर जब दूसरे आजू बाजू वाले लेयर के ऊपर स्लाइड करता है तब उसको फ्रिक्शन लगता है, रेजिस्टेंस लगता है, वो भी आपकी विस्कोसिटी ही है। इसका ऐसा यूनिट है भाई न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं पास्कल सेकेंड। और सीजीएस यूनिट जो है वो है भाई पॉइस, या फिर आप कह सकते हो डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये यूनिट आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम वाले बार बार इन यूनिट को ऊपर नीचे कन्वर्ट करके आपको क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इसलिए आपको एक कन्वर्जन दे देता हूँ कि 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या फिर 1 पास्कल सेकेंड इक्वल टू 10 पॉइस। और पॉइस और डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू सेम आती है। अब एक थियरी है भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। पहले ही एक तो न्यूटन ने ग्रेविटी फाइंड करके हमारा दिमाग खराब कर दिया, पढ़ाई का टॉपिक बढ़ा दिया। अब फ्लूइड में भी नहीं छोड़ा, फ्लूइड में भी घुस गया था वो। तो उसने भाई एक नियम निकाला विस्कोसिटी के लिए कि जो भी टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है पानी के ऊपर, टेंजेंशियल यानी पानी की फ्लो की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, जैसे कि मेरा पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में उससे पैरेलल लगने वाला फोर्स होगा मेरा टेंजेंशियल फोर्स। तो वो जो टेंजेंशियल फोर्स है जिसकी वजह से आपका पानी फ्लो हो रहा है या फिर शेयर हो रहा है और लेयर बाय लेयर फ्लो हो रहा है, तो उसकी वैल्यू हमेशा वेलोसिटी हर लेयर बाय लेयर जो चेंज हो रही है उससे प्रोपोर्शनल होती है। यानी स्टेशनरी प्लेट से जितना आपका डिस्टेंस बढ़ता है उतनी आपकी वेलोसिटी बढ़ती है। तो ये जितनी बढ़ रही है वेलोसिटी उसके सम प्रमाण में, या फिर आप कह सकते हैं उसके प्रोपोर्शनल आपका टेंजेंशियल फोर्स भी बढ़ेगा। तो ये भाई न्यूटन का सिद्धांत है जो समझने में बहुत ही दिमाग खराब हो जाता है। तो इसको चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, नहीं तो एल्विन फिर से मेरा दिमाग पकाने को फ़ोन कर देगा। तो पहले तो हम एज्यूम करते हैं कुछ इस तरह का सेटअप कि एक फ्लूइड की फिल्म है। फ्लूइड की फिल्म यानी बहुत ही पतला फ्लूइड का लेयर जो दो पैरेलल प्लेट, एक ऊपर वाली मूविंग प्लेट और नीचे वाली स्टेशनरी प्लेट के बीच में है। तो इस फ्लूइड फिल्म की थिकनेस या फिर आप कह सकते हैं हाइट है कैपिटल वाई। जो फोर्स लग रहा है शियर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स वो है कैपिटल एफ। और जो वेलोसिटी है यानी जिस स्पीड से हमारी सबसे ऊपर टॉप लेवल की प्लेट मूव कर रही है वो है भाई कैपिटल यू। तो अब इस डेटा को हम आगे और समझते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा था कि सबसे नीचे वाली प्लेट जो थी मेरी फिक्स थी, अब एडेशन की वजह से फ्लूइड उससे चिपक जाएगा। तो क्योंकि वो उससे चिपका हुआ है तो प्लेट जो है हमारी फिक्स है यानी उसकी वेलोसिटी 0 है। तो हमारा जो सबसे नीचे वाला लेयर है फ्लूइड का वो भी 0 वेलोसिटी पे होगा और उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल जैसे जैसे 0 से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे बढ़ती जाएगी वेलोसिटी। तो इस टाइप का जो डायग्राम है इसे हम कहते हैं वेलोसिटी ट्राइंगल। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि मेरी वेलोसिटी भी बढ़ रही है और शियर स्ट्रेस भी बढ़ रहा है जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये बात तो थी भाई प्लेट की, लेकिन क्या होगा अगर आपको मैं पाइप दे दूँ तो अगर मेरे पास पाइप होता तो पाइप के अंदर दोनों वॉल फिक्स है पाइप की, तो वहाँ पे दोनों पॉइंट पर मेरी वेलोसिटी 0 होगी और जो सेंटर है पाइप का वहाँ पर मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। तो पाइप के अंदर तो दो फिक्स सरफेस है, दो नहीं यानी कई सारी, पूरी सर्कल ही फिक्स सरफेस है। तो हर एक पेरीफेरी पर उसकी 0 वेलोसिटी होगी। जैसे सेंटर में रेडियस की तरफ आप आते जाओगे सेंटर में आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। चलो अब वापस प्लेट वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं अपने। तो जैसे कि मैंने कहा कि सबसे नीचे वाली प्लेट पर जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी 0 है और जो सबसे ऊपर वाला यानी मूविंग प्लेट के साथ है वो एडेशन की वजह से उस प्लेट की स्पीड से ही मूव करेगा। तो उसकी वेलोसिटी होगी भाई कैपिटल यू।
तो ये दोनों तो मुझे मिल गई, लेकिन एग्जाम वालों को आपको इतने सिंपल सवाल पूछने में मजा नहीं आती है। वो क्या पूछते हैं कि भाई फिक्स प्लेट से इतने डिस्टेंस पर, यानी दोनों प्लेट के बीच में कोई लेयर है मेरा, उसकी स्पीड मुझे ढूंढ के दो। तो अब कॉमन सेंस इतना तो चलेगा आपका कि बीच वाला लेयर जो है उसकी स्पीड 0 से u के बीच में ही आएगी, और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के हिसाब से आपकी फिक्स प्लेट से जितनी ज़्यादा हाइट पर है उसके प्रोपोर्शनल में आपको उसकी स्पीड मिलेगी। तो पहले तो हम शियर स्ट्रेस का डेफिनेशन जानते हैं भाई, टेंजेंशियल फोर्स बाय कांटेक्ट एरिया। यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स आपको दिया होगा और कांटेक्ट एरिया यानी आपकी जो प्लेट ली है आपने उस प्लेट का एरिया। अब दूसरा जो टर्म है वो है वेलोसिटी ग्रेडियंट, या फिर आप कह सकते हो कि जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस फिक्स प्लेट से ऊपर आ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो उसको मापने के लिए हमने किया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बढ़ने पर वेलोसिटी कितनी बदल रही है। तो उसको हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, जो आपने मैथ्स में पढ़ाई होगा, डी यू बाई डी वाई, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। तो इस टाइप का मुझे कुछ शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी के कंडीशंस मिलेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को अगर मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो मुझे मिलता है भाई टाउ प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। अब भाई प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है और इक्वल लाना है तो कोई कांस्टेंट बीच में घुसेड़ना पड़ेगा इक्वेशन के अंदर। तो वो कांस्टेंट जो हमने घुसेड़ा वो है हमारा म्यू, और म्यू और कुछ नहीं आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अब इस इक्वेशन को आप आगे पीछे करोगे तो आपको म्यू की वैल्यू मिलेगी भाई टाउ डी वाई बाई डी यू, या फिर आप कह सकते हैं टाउ डिवाइड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इस तरह से आप डायनामिक विस्कोसिटी को या फिर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को या फिर सादी विस्कोसिटी को फाइंड कर सकते हो। इतना लंबा टॉपिक समझने के बाद भाई मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई, पर क्या करें आगे और भी है। एल्विन के सवाल का पूरा जवाब देना पड़ेगा भाई। हाँ, अब जो दूसरा टॉपिक आपके एग्जाम वाले बहुत पूछते हैं, एल्विन तुम तो ध्यान करके खास करके सुनना भाई, कि विस्कोसिटी और टेम्परेचर का क्या रिलेशनशिप है। अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप होता है, कोको कोला मेंटोस का रिलेशनशिप होता है, विस्कोसिटी टेम्परेचर का भी रिलेशनशिप जानना है इन लोगों को। चलिए इन जाहिल लोगों के सवाल का जवाब देते हैं। तो अब क्योंकि फ्लूइड के अंदर लिक्विड और गैस दोनों आती है तो भाई दोनों के अलग अलग कंडीशन है। तो पहले हम बात कर लेते हैं लिक्विड की। तो भाई लिक्विड के लिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है विस्कोसिटी कम होती जाती है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरा लिक्विड और भी अच्छे से फ्लो होगा। इसलिए हम कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि घी को आप सॉलिड रखो तो फ्लो होना मुश्किल है, लेकिन गर्म करो तो एकदम लिक्विड होकर फ्लो हो, फटाफट भागने लगेगा वो। तो ये होता कैसे है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी विस्कोसिटी कैसे कम हो गई। तो लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी होती है कोहेशन की वजह से दो लेयर्स के बीच में। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा लिक्विड वॉल्यूम में भी बढ़ता है। लिक्विड क्या, कोई भी चीज़ वॉल्यूम में बढ़ती है अगर आप उसको गर्म करोगे तो वॉल्यूम बढ़ने से जो कोहेशन फोर्स था उसकी वैल्यू कम हो गई। अब कोहेशन कम हो गया तो खुद विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी। इस वजह से जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर बढ़ने से कम हो जाती है। अब गैस जो है वो उल्टी चलने वाली है भाई। गैस में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी, यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो क्यों? क्योंकि गैस के अंदर विस्कोसिटी है मॉलिक्यूल मोमेंटम एक्सचेंज, यानी मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है वो एनर्जी जब दूसरे एनर्जी मॉलिक्यूल को देता है तब उस टाइम पर जो उनके बीच में एनर्जी या फिर मोमेंटम या मोशन का एक्सचेंज होता है उसकी वजह से वहाँ पे विस्कोसिटी लगती है, यानी उनको फ्लो होने में दिक्कत आती है। तो जैसे ही गैस का टेम्परेचर मैं बढ़ाता हूँ तो मैंने आपको कहा था भाई मॉलिक्यूल वाइब्रेट होते रहते हैं। एक आप किसी भी मॉलिक्यूल को देखोगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो वो वाइब्रेट होता रहता है। तो जैसे आप उसको गर्म करोगे उसकी वाइब्रेशन बढ़ती जाती है, यानी उसका मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। तो मैंने गैस का टेम्परेचर बढ़ाया तो जो मॉलिक्यूल है उनका मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उनकी गति ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज भी बढ़ जाएगा, और फाइनली आपके गैस की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। अब कुछ नमूने होते हैं एल्विन जैसे, जो अगर मैं नहीं कहूँगा तो फिर से फ़ोन करके डिस्टर्ब कर देंगे कि भाई इसको याद करने का सिंपल तरीका बताओ। तो लो भाई इस ग्राफ याद रख लो विस्कोसिटी वर्सेस टेम्परेचर का, कि अगर लिक्विड की बात करो तो लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ने से कम होती है और गैस की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है। इस ग्राफ से भाई अब बच्चा भी याद रख सकता है कि कैसे याद रखना है इनका रिलेशनशिप। अब
भाई इंसान है, एक चीज़ से पेट भरता नहीं, तो एक और विस्कोसिटी निकाल ली जिसका नाम है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसका सिंबल है न्यू, पहले था म्यू, अब है न्यू। ये वी जैसा सिंबल, इसको हम न्यू कहते हैं, ग्रीक लेटर है। तो ये अब इसमें ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करना है, सिंपल डेफिनेशन है कि भाई डायनामिक विस्कोसिटी का मास डेंसिटी साथ का रेशियो, उसे हम कहते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो इसका फॉर्मूला न्यू इक्वल टू म्यू डिवाइड बाय रो यानी डेंसिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि म्यू का जो यूनिट था, ऐसा यूनिट, वो था न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और रो का है केजी पर मीटर क्यूब। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूटन को हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इसका नया यूनिट मिल जाएगा, वो है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट के अंदर, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर मीटर स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, और ये मीटर क्यूब है उसमें से एक मीटर कैंसिल होकर ऊपर चला जाएगा, और एक सेकेंड जो बाकी रहेगा वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आपके होमवर्क देता हूँ कि भाई इसको सिंप्लीफाई आप करना, और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका आंसर आएगा। अब इसको सिंपल भाई सीजीएस यूनिट करना है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में करना है, तो भाई मीटर को सेंटीमीटर बना दो, हो गया काम। और जो सेंटीमीटर वाला है उसका भी नया नाम देना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने विस्कोसिटी को भी तो नाम दिया था, डाइन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को पॉइस नाम दिया था, तो यहाँ पे हमने नाम दिया है स्ट्रोक। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को हम कहते हैं स्ट्रोक। अब इसका कन्वर्जन जो आपको एग्जाम में बार बार पूछते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इक्वल टू 10⁴ स्ट्रोक, यानी 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और इन यूनिट्स को देखकर इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं तो एल्विन फिर से सवाल पूछ लेगा यार कि इसको काइनेमेटिक क्यों कहते हैं। तो भाई काइनेमेटिक, जैसे मैंने आपको बताया, फ्लूइड काइनेमेटिक ऐसी ब्रांच है जो इस टाइप के मोशन को स्टडी करती है जिसमें फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता। तो आप सब जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन क्योंकि हमने विस्कोसिटी के फॉर्मूला में से मास को निकाल दिया, इसका यूनिट आप देख सकते हैं कि लेंथ और टाइम है, लेकिन मास का कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो मास अगर निकल गया तो फोर्स कहाँ से कैलकुलेट करोगे? तो ये जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है ये मास पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए फोर्स पे भी डिपेंड नहीं करती, यानी इसके अंदर आपका जो मोशन है वो फोर्स पे कैलकुलेट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे काइनेमेटिक कहते हैं, क्योंकि फोर्स पिक्चर से बाहर हो गया है। तो एल्विन अब जाके कोई फालतू सवाल मत पूछना तुम मुझे। तो भाई अब एल्विन का तो पता है मुझे भाई, वो तो पढ़ता ही रहेगा, लेकिन आप लोग की कैपेसिटी खत्म हो गई होगी, मेरी भी खत्म हो गई है आगे पढ़ाने की, इसलिए आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। और फिर से अगर दिमाग में ज्ञान की गंगा भरनी हो, फ्लूइड मैकेनिक्स की गंगा भरनी हो, तो अपने ओडे ओरिजिन्स ई शाला पे आ जाइए। थैंक यू।